भाइयों और बहनों, आज आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी टॉपिक, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत कीमती है, और वह टॉपिक है वाक्य विचार। देखिए, हमारी जो व्याकरण हमने हिंदी में पढ़ी थी, तो उसमें हमने वर्ण के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? वर्ण के। इसलिए इसका टॉपिक का नाम निकल के आया था वर्ण विचार। वर्ण के बारे में चर्चा करने के बाद में वर्णों से जब मिलकर के जो बना वो आपका था शब्द। शब्द पर हमने चर्चा की, तो वो था आपका शब्द विचार। अब वर्णों से शब्द बना और शब्दों से मिलकर के, अर्थात सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बना है वो आपका क्या बन जाएगा? वाक्य। क्या बन गया? वाक्य। अब वाक्यों पर विचार, वाक्यों को पढ़ेंगे तो वाक्य विचार बन करके तैयार होगा। यहाँ हमारा नया टॉपिक है वाक्य विचार। इसमें से परीक्षा में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, वाक्य विचार। इसके बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले तो वाक्य विचार है क्या, इसके बारे में देखना है। तो देखिए, वर्ण जो होता है, आपने देखा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की लघुत्तम इकाई। अगर हम प्रथम इकाई की बात करें कि भाषा की प्रथम इकाई तो ध्वनि, लेकिन लघुत्तम इकाई की बात करें तो वर्ण। अब वर्णों का क्रमबद्ध जो समूह होता है उसे हम क्या कह देते हैं? शब्द। और शब्दों से मिलकर के जो बनता है, तो इस तरीके से कह सकते हैं इसको कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब जो शब्दों का सार्थक समूह है, अर्थात क्रमबद्ध जो समूह है, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य कैसे? जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है तो ये हमारा क्रमबद्ध अर्थात सार्थक समूह हो गया। तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य की बात करें तो इसका एक पॉइंट ये भी मोस्ट है आपको परीक्षा की दृष्टि से। अगर देखा जाए वाक्य के बारे में, तो भाव एवं भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखो, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपको बनता है कि भाषा की प्रथम इकाई है, तो वो तो हो गया आपका ध्वनि। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई है तो वर्ण, या अपन कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। और अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो शब्द होता है, और भाव की दृष्टि से अर्थात भावार्थ की दृष्टि से देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य हो गया। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आने के अब भी चांस रहते हैं। अब आता है वाक्य, हम पढ़ेंगे। वाक्यों से पहले वाक्य के अंग होते हैं दो। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। देखिए, अंगों की बात करें तो अंग कितने होते हैं इसके? दो होते हैं। अब दो अंग कौन कौन से होते हैं? पहला हम पढ़ते हैं उद्देश्य। क्या पढ़ते हैं? उद्देश्य। पहला अंग होता है इसका उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो अंग आपको दो बताने। वाक्य के अंगों की बात करें तो हमारे अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब बात करें उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य क्या होता है? तो जिसके विषय में कहा जाए, अर्थात जिसके संबंध में कहा जाए, वो कौन होता है? उद्देश्य होता है। अर्थात उद्देश्य को ही हम क्या कह देते हैं? कर्ता कहते हैं। जिसके विषय में कहा जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य को ही क्या कहा जाएगा? कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ता। अब कर्ता का जो की विशेषता जो बताते हैं, अर्थात कर्ता का जहाँ तक क्षेत्र होता है, विस्तार होता है, उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम?
उद्देश्य का विस्तारक। अब बात आती है विधेय की। तो उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है या जो कहते हैं या जो कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय। अब विधेय के क्षेत्र में अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो विधेय कहते हैं क्रिया को। पर्टिकुलर अगर किसी को देखें तो विधेय किसे कहते हैं? क्रिया को। लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है, विधेय के अंतर्गत आपको कर्म भी आता है और कर्म का विस्तारक भी आता है, क्रिया और क्रिया का विस्तारक भी आता है, क्रिया का विस्तारक। और देखा जाए तो इसके साथ पूरक भी आता है, जो क्रिया पूरक होता है, और सहायक क्रियाएं। ये सभी क्रियाएं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? विधेय के अंतर्गत आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्य के अगर आपसे अंग पूछे तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के अंग 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। जो भी हम वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य कहा जाता है जिसके बारे में कहा जाए, अर्थात जिसके संबंध में हम कह रहे हैं वो कौन हुआ है? उद्देश्य। तो कह किसके संबंध में है? कर्ता के में, इसलिए उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को। अब आता है विधेय। विधेय क्या होता है? कर्ता के विषय में जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो क्या हो गया? विधेय। अर्थात विधेय के अंतर्गत हमारा कर्म भी आ जाता है, कर्म का विस्तारक भी आता है, क्रिया भी आ जाती है, क्रिया का विस्तारक भी आ जाता है, पूरक है, सहायक क्रियाएं, ये सभी किस में आ जाती हैं? अर्थात सीधी सी बात निकल के आती है कि जो कर्ता का क्षेत्र होता है कारक तक होता है, कारक चिन्हों के बाद, अर्थात कारक जो कर्ता का कारक चिन्ह लगा होता है उसके पीछे का पूरा क्षेत्र किसका होता है? विधेय का होता है। अब जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी विस्तार से देखें थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य मैंने कहा उसके 2 भेद होते हैं। पहला उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या होता है? देखिए, उद्देश्य तो इसमें लिखो जिसके विषय में कहा जाए, अर्थात कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। तो जो कर्ता होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तथा कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है, अब बात आती है कि देखिए परिभाषा क्या कह रही है कि उद्देश्य क्या है? जिसके विषय में कहा जाए। अब क्या किसके विषय में रहे हम? कर्ता के विषय में, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। अब क्या आएगा? तथा, यहाँ बात ध्यान रखनी है, तथा कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है, जो कर्ता की विशेषता बताते हैं। अब बात आ गई कर्ता की विशेषता बताएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? उद्देश्य का विस्तारक कहा जाएगा। ऐसे ही जैसे उदाहरण देखें, मेरा भाई मोहन गणित की पुस्तक अधिक पढ़ता है। अब ये उदाहरण आया कि मेरा भाई मोहन गणित की पुस्तक अधिक पढ़ता है। अब यहाँ पर बात करें उद्देश्य की, तो मेरा भाई मोहन, तो मोहन क्या हो गया? यहाँ आपका एक उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यहाँ उद्देश्य का विस्तारक है, तो ये आपका उद्देश्य का विस्तारक हो जाएगा
मेरा भाई। तो यहाँ पर विशेषता ये यहाँ जो शब्द होता है मोहन से पहले ये किस में आ जाएगा, उद्देश्य का विस्तारक। तो ये आपका हो जाएगा उद्देश्य का विस्तारक। ठीक। अगर बात करें विधेय की तो यहीं अभी बता देता हूँ कि गणित की पुस्तक अधिक पढ़ता है, ये आपका विधेय का विस्तारक होगा, जो आगे अभी बताऊँगा। किसका हो जाएगा, विधेय का विस्तारक। ये किसका विस्तारक होता है, विधेय का। अब विधेय क्या होता है पहले तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए विधेय कर्ता के विषय में या संबंध में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो कर्ता के विषय में हम जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब विधेय का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, कर्म भी होता है। विधेय का क्षेत्र क्या होता है, कर्म भी होता है, कर्म का विस्तारक भी होता है, कर्म का विस्तारक भी होता है। क्रिया कोमा क्रिया का विस्तारक कोमा पूरक कोमा सहायक क्रियाएं। तो जो सहायक क्रिया हैं वो भी इसकी क्या होती हैं, विधेय के अंतर्गत आती हैं, विधेय के विस्तारक के अंतर्गत आ जाती। तो सीधी सी बात निकल के आती है कि जो क्षेत्र होता है कर्ता का, जहाँ तक क्षेत्र होता है वो आपका कर्ता उद्देश्य का विस्तारक होता है, और बाकी शेष आगे का जो वाक्य होता है वो विधेय का विस्तारक होता है। तो विधेय का विस्तारक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा मेरा भाई प्रशांत गणित की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो अब यहाँ मेरा भाई प्रशांत ये तो हो गया, या मोहन, मेरा भाई मोहन गणित की पुस्तक अधिक पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तारक। अब मैंने कहा गणित की पुस्तक अधिक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तारक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, या वाक्य विचार को कितने भागों में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3, अर्थात 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, 3। इस तरीके से हम कह सकते हैं वाक्य को 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए पहला हमारा हम पढ़ेंगे रचना, जिसे हम संरचना भी कह सकते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने भेद बांटे गए इसके, 3। अर्थ के आधार पर कितने भाग हैं इसके, 8। और तीसरा है हमारा क्रिया या वाच्य के आधार पर, कितने भेद हैं इसके, 3। कितने भेद हैं, 3। तो ये ध्यान रखना है हमें कि रचना के आधार पर वाक्य को हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। और क्रिया या वाच्य के आधार पर देखें तो 3। अब यहाँ से हमारा प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है कि हिंदी में रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं, या रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। क्रिया या वाच्य के आधार पर देखें तो कितने भाग होते हैं, 3। अब रचना के आधार पर 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ नाम लिखें हम। एक तो हम पढ़ते हैं साधारण या सरल वाक्य। देखिए रचना के आधार पर पहला हम कौन सा पढ़ते हैं, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा भेद हम जो पढ़ते हैं वो तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। इस तरीके से हम कैसे,
तो आपको पता लग गया रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, और इसको प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं, प्रयोग या रचना के आधार पर। तो कितने हो गए? 3। कौन कौन से? साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम चलते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 8। अब 8 कौन कौन से? देखिए, विधानवाचक, विधानवाचक। दूसरा हम लेते हैं निषेधवाचक, तीसरा भेद हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक, चौथा भेद हम पढ़ते हैं इच्छावाचक, फिर लेते हैं संकेतवाचक, आज्ञावाचक, यहाँ ले लेते हैं संदेहवाचक, और फिर लेते हैं विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। तो इस तरीके से आपके वाक्य कितने हो गए? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 भेद ये आपके हो गए। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। कौन कौन से हो गए अर्थ के आधार पर? देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर क्रिया या वाच्य के आधार पर। ये हमारे 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला हम पढ़ते हैं इसमें कर्तृवाचक, कर्तृवाच्य अर्थात कर्तृवाचक, कर्ता का वाचन कराने वाला। दूसरा हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य या कर्मवाचक, और तीसरा पढ़ते हैं हम भाववाच्य अर्थात भाववाचक, भाववाच्य। इस तरीके से इसके 3 भेद होते हैं। तो आपको पता लग गया कि जो हमारे हिंदी में वाक्य है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हो गए? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। क्रिया के बाद में आप देखें तो रचना के या प्रयोग के आधार पर देखें तो कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो कितने हो गए? 8 भेद। कौन कौन से हो गए? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। क्रिया या वाच्य के आधार पर पूछे तो कितने हो गए? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरीके से हमारे हिंदी में वाक्यों को बांटा गया। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो यहाँ से पहला स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो भेदों में से काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। पहला हम लेते हैं साधारण। अब साधारण का दूसरा नाम बता देते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य जो बिल्कुल सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, उन्हें कहते हैं साधारण। अब देखिए, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? मैंने अभी बताई थी कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, तो जिनमें 2 अंग मिल जाएंगे वो सरल वाक्य, और 2 से ऊपर जाते हैं अंग तो वो कहाँ जाते हैं? संयुक्त में। देखिए, साधारण या सरल वाक्य कहता है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख सकते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य या एक उद्देश्य और एक विधेय, और कर लेना इसको, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं।
तो जो हमारे साधारण वाक्य हैं उनमें क्या मिलेगा, हमें एक उद्देश्य और एक विधेय मिलेगा। अर्थात उद्देश्य का मतलब हो गया एक कर्ता और विधेय का मतलब हो गया एक क्रिया। अब जैसे मैंने कहा सीता खाना बना रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीता खाना बना रही है प्रयुक्त वाक्य है तो कैसा हो जाएगा, साधारण। क्यों? क्योंकि हम देखें तो देखिए कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया, ये आपका सेंटेंस के लिए आता है। तो जहाँ कर्ता क्या है, एक कर्ता हो और एक क्रिया आपको दिखाई दे तो वहाँ कौन सा होता है, आपको कौन सा वाक्य दिखाई देगा, आपको साधारण या सरल वाक्य दिखाई देगा। अब कैसे, जैसे देखिए सीता, अब यहाँ पर पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीता खाना बना रही है, प्रयुक्त वाक्य में उद्देश्य है। लोग बाग यहाँ क्या कर जाते हैं कि खाना बनाना उसका उद्देश्य हो गया, लेकिन यहाँ उद्देश्य पूछा जाए तो यहाँ कौन हो जाएगा, सीता हो जाएगा। जैसे खाना बना रही है, ये आपका खाना बना रही है, यहाँ से क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तारक हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था एक बार कि सचिन ने छक्का लगाया, सचिन ने छक्का लगाया प्रयुक्त वाक्य में उद्देश्य है। अब लोग बात करके आ गए कि इसमें छक्का लगाना उसका उद्देश्य हो गया, जबकि सचिन उसका उद्देश्य हुआ। क्योंकि उद्देश्य क्या कहता है कि जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिसके संबंध में कहा जा रहा है, तो वो जिसके संबंध में कह रहे हैं वो कौन हो गया, सीता या सचिन। जैसे ये आया था सचिन ने छक्का लगाया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसमें उद्देश्य, प्रयुक्त वाक्य में उद्देश्य है, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि सचिन ने छक्का लगाया प्रयुक्त वाक्य में उद्देश्य है। तो लोग वह क्या करते हैं, इसके अर्थ के आधार पर पहुँच जाते हैं और लग कह देते हैं कि इसका उद्देश्य छक्का लगाना हुआ है। लेकिन उससे हमें नहीं लेना है, हमें किसको लेना है, उद्देश्य कहते हैं जिसके विषय में अर्थात जिसके संबंध में कहा जा रहा है वो कौन है, यहाँ सचिन, यहाँ कौन है, सीता। तो उद्देश्य कहते हैं कर्ता को, तो कर्ता हो गया उद्देश्य, तो यहाँ कौन हो जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, छक्का लगाना उसका विधेय। अब देखते हैं आगे, तो जहाँ पर जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय, वो ने क्या कहते हैं, हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अब क्वेश्चन उदाहरण ऐसे भी आ जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ जैसे मैंने उदाहरण लिखा, राम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख करके और दो कर्ता देख लेते हैं, ये कि दो कर्ता हो गए, संयुक्त वाक्य कर जाते हैं। जबकि आपको पता है कि यहाँ पर दो कर्ता ना मान करके हमें एक ही उद्देश्य मानना है। इसका एक हम नोट डालकर लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अगर एक से अधिक कर्ता एक ही क्रिया को कर रहे हैं, अर्थात पुस्तक पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही क्रिया को कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी कौन सा होगा, साधारण वाक्य होगा। अर्थात दो या दो से अधिक जो कर्ता हैं, अगर किसी काम को अर्थात क्रिया को, एक ही क्रिया को एक ही करते हैं, तो वो आपकी क्या होता है, साधारण या सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, ना कि किसके अंतर्गत, संयुक्त वाक्य के। ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों कर्ता अर्थात ये दोनों कर्ता मिलकर के एक ही उद्देश्य होंगे, आपके क्या होंगे, एक ही उद्देश्य माने जाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ में एक क्रिया कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ में मिलकर के एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, साधारण वाक्य होगा। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक उद्देश्य हों और एक ही साथ एक ही क्रिया को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका साधारण या सरल वाक्य होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दूसरा संयुक्त वाक्य। अब देखिए बात करते हैं संयुक्त की। संयुक्त का मतलब क्या होता है, सम प्लस युक्त, दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस युक्त। युक्त मतलब दोनों को जोड़ करके, अर्थात इस तरीके से कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य साधारण वाक्यों का प्रयोग हो
और वे किसी योजक शब्द जैसे और, एवं, किंतु, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, ये निकल के आया कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों, अर्थात या तो दो वाक्यों में साधारण या दो से अधिक ही हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी, वो किससे जुड़े होंगे? योजक शब्द। किससे? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इनमें से किसी एक से या दो से ये जुड़े होंगे, तो वहाँ पर एक साथ ही जुड़ेंगे। एक साथ दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अलग अलग जगह पे हो सकता है, लेकिन एक ही जगह पर दोनों अव्यय योजक शब्द नहीं आ सकते, ये भी विशेष ध्यान रखना है। अब जुड़े हों तो उन्हें हम कौन से कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए कैसे, उदाहरण देखें। जैसे रमा खाना पकाती है तथा रमेश पत्र लिखता है। तो यहाँ रमा खाना पकाती है तथा रमेश पत्र लिखता है, तो इस तरीके के जो उदाहरण है यहाँ अलग अलग हो गया। तो अलग अलग होने की वजह से ये एक साधारण वाक्य ये हो गया और एक साधारण वाक्य ये हो गया। या हम कह सकते हैं जिनमें दो या दो से अधिक उद्देश्य और विधेय हों, दो उद्देश्य या दो से अधिक उद्देश्य होंगे, दो या दो से अधिक विधेय होंगे, या दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होंगे, तो वहाँ किस में चले जाएंगे? आपके संयुक्त वाक्य में। अब लेकिन अगर बात करते हैं दो या दो से अधिक उद्देश्य आ रहे हैं लेकिन उनकी क्रिया अलग अलग हो रही होगी, तो ही आपको क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अगर आप सोचें कि दो उद्देश्य तो सर उसमें भी थे, लेकिन दोनों की क्रिया तो एक ही थी, या एक उद्देश्य एक साथ दो क्रिया कर रहा है, तो भी आपका किस में जाएगा? साधारण वाक्य में। लेकिन यहाँ अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग क्रिया हों, जो अलग अलग क्रियाएं कर रहे हों, तब जाकर के संयुक्त वाक्य बनेगा। ये विशेष ध्यान रखना। ऐसे ही और लिख सकते हैं, महेश दौड़ता है तथा, एवं कर लो, चलो, एवं दिनेश खाना खाता है तथा रवि पत्र लिखता है। तो इस तरीके से एक से अधिक साधारण वाक्य हो जाएंगे। देखिए एक साधारण वाक्य कौन हो गया? महेश दौड़ता है। दूसरा साधारण वाक्य क्या हो गया? दिनेश खाना खाता है। और तीसरा हो गया रवि पत्र लिखता है। तो एक से या दो से अधिक जो साधारण वाक्य हैं वो अगर प्रयुक्त हो रहे हैं तो किस में आ जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य में आ जाता है। अब हम चलते हैं जो तीसरे नंबर पर आता है अपना मिश्रित वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र का आप जान गए होंगे, मिश्रित वाक्यों का अर्थात ऐसे वाक्य जो आप आपस में जुड़े हों, मिश्रण जिनका हो, ऐसे वाक्य जिनका मिश्रण हो वो आते हैं मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित का मतलब हो गया मिश्रण होना, अर्थात एक प्रधान वाक्य होता है, इसमें क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है
और शेष आगे के वाक्य उसी पर आश्रित होते हैं तो उन्हें कहते हैं मिश्रित वाक्य। देखिए जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आगे के उपवाक्य, शेष आगे की आश्रित उपवाक्यों, आश्रित उपवाक्य हों तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो उन्हें हम कौन से वाक्य कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो देखिए जहाँ पर पहला मेन उपवाक्य होगा मुख्य उपवाक्य, अर्थात जिसे हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य। जो मुख्य उपवाक्य होता है उसे हम कहते हैं प्रधान या मुख्य उपवाक्य। शेष आगे के जो वाक्य होंगे उस पर आश्रित उपवाक्य होंगे, अर्थात उस पर आश्रित होंगे। तो उस पर आश्रित रहने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब बात करें तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें, अभी बताएंगे कि ये किस किस से जुड़े हैं। तो देखिए जैसे मैं उदाहरण देखें हम, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो। अब ये वाक्य क्या हो गया? मेन उपवाक्य कौन हो गया? महात्मा गांधी जी ने। और शेष आगे का जो कि सदा सत्य बोलो, ये आगे के आश्रित वाक्य हो गए। ये किस पर आश्रित हो गए? प्रधान उपवाक्य पर। इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। ऐसे ही आप और कह सकते हैं, रमा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म गंदी थी। अब यहाँ अगर रमा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म क्या थी? गंदी थी। अब यहाँ पर बात करें तो मेन वाक्य हो गया, आगे का जो वाक्य है आश्रित उपवाक्य। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि आश्रित जो उपवाक्य होते हैं उन्हें कितने उपभेदों में बांटा गया है, अर्थात आश्रित उपवाक्यों को कितने भेदों में बांटा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम मिश्रित वाक्य में से ही एक आश्रित उपवाक्य, देखिए मिश्रित वाक्य के दो पार्ट्स हो गए आपके, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य जो होते हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो अब आश्रित उपवाक्य के आपसे भेद पूछा जाता है कि आश्रित जो उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य उसको कितने प्रभेदों में, उपभेदों में बांटा गया है? तो वो है आपके 3 भेदों में। कितने भेदों में बांटा गया है? 3 भेदों में। अब 3 भेद कौन कौन से हो गए? तो पहला संज्ञा उपवाक्य, पहला हमारा कौन सा बांटा गया है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा बांटा गया है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा बांटा गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए आश्रित उपवाक्य के भेद भी पूछ लेता है कि आश्रित जो उपवाक्य हैं उनको कितने प्रभेदों में, उपभेदों में या भेदों में बांटा गया है? तो वो है आपको संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण। अब क्वेश्चन आता है कि संज्ञा उपवाक्य क्या है, विशेषण उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? तो देखिए संज्ञा उपवाक्य की बात करें तो संज्ञा उपवाक्य का मतलब होता है कि वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा
का काम करते हैं, अर्थात संज्ञा का ज्ञान कराते हैं, तो वे होते हैं प्रधान उपवाक्य। अर्थात वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का बोध कराते हैं, संज्ञा का ज्ञान कराते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य अर्थात संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। अब इनका पहचान कैसे होगी? इसकी जो पहचान होती है, ये प्रारंभ होते हैं आपके की या क्योंकि से। ये प्रारंभ किससे होते हैं? आपके की या क्योंकि से प्रारंभ होते हैं, ये ध्यान रखना है। जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं? की या क्योंकि से। तो इसकी अगर चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वे आश्रित उपवाक्य, देखिए यहाँ से लिख ही देता हूँ, वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा का बोध कराते हैं, तो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इनका प्रारंभ की या कोमा क्योंकि से होता है। अब आपसे पूछा जाए, होता है, जैसे अभी उदाहरण मैंने लिखा कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। प्रयुक्त वाक्य में आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा संज्ञा उपवाक्य है, अर्थात कौन से इसमें प्रयुक्त वाक्य में उपवाक्य है, तो ऑप्शन देगा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपको कौन सा बताना है? वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य। अगर आपसे पूछा जाए कि रमा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म गंदी थी, अब यहाँ से पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपवाक्य है, तो आपको संज्ञा उपवाक्य बताना है, क्योंकि जो संज्ञा उपवाक्य हैं वो किससे प्रारंभ हो रहे थे? क्योंकि या की से। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ किससे होगा? संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ होगा की और या क्योंकि से, ये विशेष ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं ये भी हमें देखना है। विशेषण की बात करें तो ये क्या करते हैं? वे आश्रित वाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो प्रधान उपवाक्य होता है अर्थात मुख्य उपवाक्य होता है, उसकी जो संज्ञा या सर्वनाम है उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कौन सा कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब ये किससे होंगे आपके? जो जिसका जिसकी इससे आपके ये लगे होते हैं। तो देखिए, वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो उन्हें हम कौन सा वाक्य कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य है अर्थात मुख्य उपवाक्य है उसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब ये इनका प्रारंभ जो जिसकी आदि से होता है।
तो इनका जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, जो या जिसका जिसकी से। तो जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सब किस में आ जाएगा, विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको क्या करना है, विशेषण में जो जिसका जिसकी जिसके आदि प्रयोग होते हैं। तो अपने प्रयोग किया, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आश्रित उपवाक्य में हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सब किस में आ जाएगा, इसी में। तो जो विशेषता बताते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो सब किस में चले जाएंगे, आपके विशेषण उपवाक्य में चले जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, देखिए क्रिया विशेषण, तो वे आश्रित उपवाक्य, वे आश्रित उपवाक्य जो, वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, कि विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ना हम कौन से उपवाक्य कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसका प्रारंभ होगा, इनका जो प्रारंभ होता है, इनका प्रारंभ जो होगा वो होगा यदि, यदि, यद्यपि, तथापि, जब, तब, ज्यों, ज्यों त्यों, त्यों भी लिख सकते हैं, जैसे, जैसे जैसे, ठीक है। इस तरीके के जो आते हैं वो क्या होते हैं, आपके आश्रित उपवाक्य, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इस तरीके के आ गया। तो यदि से जो जुड़ गया, आपका यदि से प्रारंभ हो गया, तो ये मेहनत करने की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाए, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यदि से, तथापि से, यद्यपि से, जब से, तब से, इनसे अगर जुड़े होंगे तो वो आपके कौन से होंगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। आपके कैसे होंगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब आपको पता लग गया कि हमारे जो प्रश्न बनते हैं सबसे पहला कहाँ से बनता है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाव या भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो आपको बताना है वाक्य होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शब्दों के सार्थक समूह को कहा जाता है, तो यह सार्थक समूह के योग को कहा जाता है, तो आपका वाक्य हो गया। अब बात आती है वाक्य के अंगों की बात करें, तो वाक्य के अंग कौन कौन से हो गए, आपको एक हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। तो वाक्य के अंग दो होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो व्याकरण के आपके तीन हो गए, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के आपके कितने हो गए, तीन हो गए, दो हो गए, सॉरी, उद्देश्य और विधेय। अगर वाक्य के भेद पूछा जाए आपसे कि वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन कौन कौन से, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया या वाच्य के आधार पर। अब रचना के आधार पर आपसे पूछे तो तीन भेद हो गए, कौन कौन से, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर मिश्रित वाक्य में आपसे पूछा जाए कि आश्रित उपवाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको तीन बताने हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और इसके बाद में आपको आ जाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आज यहीं तक चर्चा है आपकी। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे का टॉपिक लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।